नीचे भी गिर जाती तो भी तुम्हारा आंसर सही है ना, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा आंसर सही है ना, बस वो ठीक बात है। चलो भाई आगे बढ़े। हम्म, चलेगा ना, चलता है। मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्या, टेलीग्राम पे कर देना एजी कोटा पे, कि दो आंसर्स में जो करेक्शन है, क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं रहे क्वेश्चन, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे मतलब। नो मूवमेंट होना चाहिए, चलेगा इतना, प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर चल जाता है। हाँ, नहीं नहीं वो प्रिंटिंग एरर है, अब थोड़ा मैं और टाइट करूंगा, क्या फर्स्ट टाइम हो सकता है प्रूफ रीडिंग में थोड़ा सा जहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको टाइट करना पड़ेगा, एक दो गलतियां उसके, क्योंकि ब्लेम तो हमारे ऊपर आता है अल्टीमेटली। चलिए, तो हम लोग, अरे उसको कैसे ऑन करना होता है, वो एनसीईआरटी यहाँ से निकालेंगे ना। कहाँ आ रहा है, कर दे भाई, एनसीईआरटी निकाल दे। तो पहले हम एक काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की आधी एनसीईआरटी बची हुई थी, उसको फटाफट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं उसमें कोई इंफॉर्मेटिव डेटा तो नहीं है जो मुझे एक बार बोलना जरूरी है, वरना आप कहोगे मैंने नहीं बोला था। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। देखो ना, अबे तेरे को वेबसाइट से निकालने को बोला था ना। अच्छा अच्छा, तो यही काम करता है। बहुत बढ़िया। मेरे, चलो, अच्छा, तो हम लोगों ने आई थिंक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया था एनसीईआरटी से, कि एनाटॉमिकली टाइट चैम्बर है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आया तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से उन्होंने लिखा था इसके अंदर। और ये कैपेसिटीज भी पढ़ ली थी, यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, ठीक है ना, इतना बड़ा तो दिख रहा है। क्या होगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना। और ये ये और छोटा हो गया देखो, बस, इससे बड़ा नहीं होगा। हाँ चलो, ये तो बाद में करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनसीईआरटी कहती है कि एल्विलाई जो है वो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, दो जगह होता है, एक तो कहाँ होता है, लंग्स में, दूसरा ब्लड एंड टिश्यू में। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो कि प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, कोई इसमें एक्टिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कितना रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। हमने बात करी थी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के बारे में, जो कि सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। साथ में उन्होंने एक पॉइंट और रखा है, थिकनेस भी डिपेंड करती है। देखो थिकनेस का तो ऐसी सी बात है ना, लिख दिया है, बाकी थिकनेस ऑब्वियसली करती है, और सबसे कम थिकनेस कहाँ होती है, एल्वेलाई में होती है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है, और तो वहीं पे एक्सचेंज होता है। इसके अलावा पोर्स ऑफ खून भी होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज होता है, जो और कहीं नहीं होते, इसीलिए एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है। तो ये तो होगा इसके बारे में पॉइंट। इसके बाद प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, ये आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और वो PO2 या PCO2 इस तरह से O2 और CO2 के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो इनके जो दोनों गैसेस है ना, O2 और CO2, इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल के अंदर, एट टू साइड्स। कहाँ कहाँ, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था, एल्विलाई में कितना होता है, ब्लड में कितना होता है, और टिश्यूज में कितना होता है। द डेटा गिवन हियर क्लियरली इज इंडिकेटिंग दैट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ऑक्सीजन का, वो एल्विलाई से ब्लड की तरफ है, और ब्लड से फिर टिश्यू की तरफ, यानी ऑक्सीजन लंग्स में एल्विलाई से ब्लड आएगी, और बाद में फिर जब टिश्यू लेवल पे पहुंचेगी तो ब्लड कैपिलरी से निकल के टिश्यूज में जाएगी। अब प्रेशर क्या दिया है ये याद रखना है आपको, देखो एटमॉस्फेयर, ये याद रख जाना, इसको रट जाना, कि O2 का दिया हुआ है 159, CO2 का दिया है 0.3।
अब एल्वियोलाई में जब एयर आती है तो ऑब्वियसली एल्वियोलाई में कमी होगा ना एटमॉस्फेयर से, तभी तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आएगी। तो हमारे एल्वियोलाई में होता है 104 और CO2 का कितना रहता है 40, क्योंकि ये ज्यादा रहेगा तभी तो इधर से इधर जाएगी बाहर। लेकिन ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये प्रेशर कम है, कितना है 40 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 64। और जब ये ऑक्सीजनेट होता है तो ये प्रेशर बढ़ के 95 से 104 हो जाता है। ये हमने लिखा था, एनसीईआरटी ने सिर्फ 95 लिखा है, तो 95 ही सही मान लेना। 104 मैंने 95 टू 104 इसलिए लिखा है क्योंकि एल्वियोलाई का लगभग सारा का सारा प्रेशर उधर आइडियली ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, हालांकि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और टिश्यूज में तो आपको पता ही है नीचे प्रेशर सिर्फ 40 रह जाता है CO2। और CO2 के लिए भी ये जो प्रेशर्स दिए मैं आपको समझ में आ रहे हैं कि इन्होंने 46 की जगह 45 लिया है, हल्का सा करेक्शन है, 46 होता है, पर क्योंकि एनसीईआरटी ने 45 लिया है तो आप ये आंसर लगा सकते हैं। और बाकी ब्लड में तो होता ही इतना 40, और टिश्यू लेवल पे भी इन्होंने 46 की जगह 45 वैल्यू यूज करी है। मतलब हम देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा था उसमें और एनसीईआरटी में या कोई डिफरेंस है तो उसको हाईलाइट कर लें, या फिर कोई बात छूट गई है तो वो पढ़ लें, बाकी तो हमने पढ़ा हुआ है ही इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक वही डायग्राम दिया हुआ है जिसमें जैसा हमने बनाया था PO2 PCO2 यहाँ लिखे हुए हैं, ये लंग्स हैं, लंग्स के एल्वेलाई हैं, पल्मोनरी आर्टरी वेन बनाया हुआ है। हम लोगों ने इस तरफ वेन लिया तो उन्होंने इधर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टमिक वेन का दिया हुआ है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड प्रेशर, और जो बातें हमने पढ़ी थी वही यहाँ पे दी हुई है, इसमें कुछ नया नहीं है और बताने का। नीचे टिश्यू लेवल को उन्होंने 3 सेल बना के डिनोट कर दिया है कि एक्सचेंज हो रहा है किस डायरेक्शन में किसका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, हो सकता है ये लेबलिंग के लिए आ जाए, इसमें पूछा जाए कि कौन सा डायग्राम गलत है। 4 डायग्राम बने हुए, एक डायग्राम में O2 CO2 उल्टे बने हुए हैं, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। ये प्रेशर उल्टे लिखे हुए हैं, या फिर हो सकता है ये एरो उल्टे लगे हुए हैं डायरेक्शन के। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें इस तरह आपको बहुत क्लोजली इस डायग्राम को, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता है कि डायग्राम क्या है तो ये डायग्राम नहीं देखा हो तब भी आप वो क्वेश्चन सही कर दोगे, पर देख लो एनसीईआरटी वाला ही आएगा। डायग्राम कभी भी 95% चांसेस रहता है कि एनसीईआरटी के ही डायग्राम का स्केच आएगा या एज इट इज डायग्राम आ जाएगा स्कैन करके। बहुत रेयर चांस होता है कि कोई ऐसा डायग्राम आए जिसका जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हो। तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस और टेबल वाले क्वेश्चन एज इट इज आपको इसी से करने होते हैं। थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बाहर से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, लिखा है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। ये हमने वही बात करी, यहाँ उल्टा है ग्रेडियंट। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स, हमने 20 लिया था, इन्होंने 25 तक लिया है। O2 ज्यादा होती है तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ CO2 जो डिफ्यूज कर सकती है थ्रू द डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज हायर एज कंपेयर टू दैट O2। लेकिन ओवरऑल डिफरेंस इतना नहीं आता है, पता है क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस वहां 64 था O2 के लिए और CO2 के लिए 6 है, यहाँ इस केस में 5 है एनसीईआरटी के हिसाब से। आप समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वहां हम इंटू 64 करते थे और यहाँ पे हम भले ही सॉलिबिलिटी ज्यादा है 20 टाइम्स, इंटू 6 ही तो कर रहे हैं या इंटू 5 ही तो कर रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। याद रखना 3 मेजर लेयर है, एक तो स्क्वामस एपिथेलियम एल्वेलाई वाली, और एक एंडोथेलियम है ना। हाँ, एक तो न्यूमोसाइट वाली एपिथेलियम है और एक ब्लड कैपिलरी वाली एंडोथेलियम है, और उनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इन्होंने बस 3 बनाया, एक्चुअली 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो अगर ऐसा आ जाए तो ज्यादा सही है, नहीं तो आप यही मान लेना, क्योंकि लेयर्स तो वो सब ए सेलुलर है, सेलुलर लेयर से काउंट किए जाते हैं। तो सेलुलर देखा जाए तो 2 ही है इसके अंदर, एक कैपिलरी के एंडोथेलियम और एपिथेलियम। हाँ, बीच में जरूर हम कह सकते हैं कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा ही ए सेलुलर होती है, आपको पता है। So 2 cellular layers and 1 acellular layer is present between air and blood। अब अगर ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। however the total thickness is much less than 1 millimeter। इन्होंने लिखा लेस देन 1 मिलीमीटर, मैंने आपको एग्जैक्ट लिखा रखी कितनी, 0.2 मिलीमीटर। तो बात वही है। there are factors in our body with all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli। फिर ये डायग्राम है, इसमें ना रॉन्ग लेवलिंग कर देंगे, मतलब इधर जो चीज एंडोथेलियम है उसको एपिथेलियम लिख देंगे, यहाँ सोचो। और पूछेंगे कौन सा वाला गलत है, लेवलिंग A B C D ऐसे 4 लेवल डाल दिए जाएंगे। डायग्राम ये आएगा, लेकिन उसमें से एक लेवलिंग उल्टी होगी या गलत होगी और आपको वही पहचाननी होगी। इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, यही आएगा। ये एक्चुअली ये इसी डायग्राम को 2 बार पूछ चुके हैं लास्ट 10 सालों में। तो कभी ये यहाँ एपिथेलियम लिख देते हैं, कभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहाँ लेबल कर देते हैं, कभी यहाँ पे आरबीसी को अंदर घुसा देते हैं। तो ये इस डायग्राम को एक बार देख जाना, अगर देखा हुआ होगा तो
कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं। Blood is the medium for transport of O2 and CO2, and the ideal pH for transport of O2 and CO2 is 7.4. That is why हमारी बॉडी का pH, ब्लड का pH 7.4 ही होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आइडियल pH क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ह्यूमन बींग्स में। आप सोचो आइडियल क्या होना चाहिए, अरे वही जो है, ठीक है ना। फिर 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी से, और रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरीड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, ये हम पढ़ चुके हैं। और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड, 23% लिया था हमने इसको ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, जबकि 70% इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट और 7% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये 70 ही क्यों है, 75 क्यों नहीं है, और ये 7 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, या 9 क्यों नहीं है, और वो 20 से 25 ही क्यों है, 60 क्यों नहीं है। ये सब बातों का जवाब के लिए आपको उस दिन क्लास में होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, जो नहीं है उनसे कह रहा हूँ क्योंकि टेस्ट था अगले दिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। हीमोग्लोबिन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में फॉर्म बाइंड करती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रोसेस में आयरन, मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं लिखी है पर आपको पता होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। और ये ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है क्योंकि फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट नहीं होता है और वो फेरस ही रहता है। और हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो प्राइमरी किस पे डिपेंड करती है, सवारी और टैक्सी कॉम्प्लेक्स कितना बनेगा वो सवारियों की संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्राइमरीली ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से देखना इसके बाद फुल स्टॉप है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, और ऑप्शन होंगे PO2, PCO2, H+ आयन या टेम्परेचर। अब आप कहोगे चारों दे दिए, एनसीईआरटी में तो चारों लिखे थे, तो आंसर क्या है, PO2। सवारी टैक्सी में बैठेगी कि नहीं बैठेगी, कि कितनी बैठेगी, ये प्राइमरीली डिपेंड करता है सवारियों की संख्या पे, हीटर या एसी लगे होने पे नहीं। हीटर लगा होगा, सवारियों की संख्या ज्यादा होगी तो हीटर वाली में भी बैठेंगी, और सवारियों की संख्या, हीटर मतलब CO2 वगैरह, याद आ रहा है। और अगर सवारियों की संख्या कम है तो एसी लगा दो तब भी नहीं बैठेगी। तो प्राइमरीली में चारों ऑप्शंस आएंगे। फिर आप कहोगे बोनस करो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि नीट में क्या प्रॉब्लम होती है। तो एग्जाम देने के बाद आप लड़ते हो, ये चैलेंज करेंगे क्वेश्चन, फिर आपके टीचर समझ जाते हैं। तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इनको थोड़ा अच्छे से अगली लाइन में लिखना चाहिए। इसलिए मैं इस बुक को क्रिटिसाइज करने से कभी पीछे नहीं हटता। थोड़ा ढंग से तो लिखो इसको, इस पे पूरा इतने लोगों का फेट अगर जुड़ा हुआ है, इस किताब को थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था, पता नहीं क्या किया है। तो यहाँ फुल स्टॉप है, इसके बाद सुनिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ये अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, विच कैन डिपेंड विद इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। इसके बाद बात करते हैं, एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट दिस PO2। इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जबकि दोस्तों इसका नाम होना चाहिए था सैचुरेशन कर्व। आप बताओ डिसोसिएशन कहाँ दिख रहा है, ये तो सैचुरेशन दिखा रही है, काय को रखा है इसका नाम डिसोसिएशन, बोलो। क्योंकि जब ये राइट शिफ्ट होता है तो डिसोसिएशन करता है, आपको याद होगा ये राइट शिफ्ट होता है तो डिसोसिएशन करता है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो हाइपर सैचुरेट करेगा। भगवान ने चाहा तो अगले साल आप यही पढ़ोगे, मतलब जहां आप पहुंचोगे, नहीं पहुंचे तो फिर से यही पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अभी जो इसमें बातें हैं उनको वैसे ही मान लेते हैं कि ऑक्सीजन, ये डिसोसिएशन कर्व कहलाता है। कर्व एक्चुअली यूं है, डिसोसिएशन कब हो रहा है पता है इसमें, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो सैचुरेशन हो रहा है, दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं इसके अंदर। तो नाम लेकिन इसका यही है। चलो, तो इस कर्व के बारे में जितना यहाँ पे लिखा है उतना पढ़ लेते हैं। ईच हीमोग्लोबिन, अच्छा ये हो गया। The sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against CO2, है ना, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये हाईली यूजफुल है in studying the effect of factors like PCO2, H+ ions, etc. on the binding of O2 with hemoglobin। ठीक है, अब आपको पता है कि कब कौन से PCO2 कब ज्यादा होता है तो ये कर्व किधर जाएगा, और PCO2 कम होता है तो किधर जाएगा, ये हमने पढ़ लिया है। अब एल्वियोलाई में क्या होता है, जहाँ पे आप देखो कि PO2 जो है वो ज्यादा होता है और PCO2 कम होता है, और H+ आयन भी कम होता है और वहाँ टेम्परेचर भी कम है। अब इनको कोई पूछे कि एल्वियोलाई में टेम्परेचर कम है, इन्होंने अपने दिमाग से लिखा है इन लोगों ने, टेम्परेचर तो कहीं भी ज्यादा है कम हो सकता है। एक्चुअली क्या है, सीरियसली बता रहा हूँ, जिस बंदे ने ये किताब लिखी है उसको नॉलेज नहीं है फिजियोलॉजी की। यहाँ पे ये एल्वियोलाई में थोड़ी होगा, ये फैक्टर तो कहीं भी हो ब्लड पे वही इफेक्ट पड़ेगा।
अगर यही ब्लड आपके टिश्यू लेवल पे है और आपका बुखार में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वहां भी तो हाई टेम्परेचर, और आपकी बॉडी अगर हाइपोथर्मिया में जा रही है तो लो टेम्परेचर। दरअसल होता क्या है कि जैसे आपकी बॉडी है, इसको मैं फ्रिज, इसको मैं बर्फ में दबा दूं तो इस एरिया का टेम्परेचर गिर जाएगा ना। मान लो ये हाथ बर्फ में दबा दिया, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे O2Hb एफिनिटी बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैंने अपना एक हाथ ठंडे पानी में रख दिया तो आपको पता होगा ये हाथ खराब हो जाएगा। आपने सुना होगा ऑक्सीजन नहीं मिलने से हाथ की स्किन खराब हो जाती है, बर्फ में रख देने से। क्यों हो जाती है पता है? क्योंकि हाथ को अंदर बर्फ को पानी में डाल दिया ना मैंने, तो ये ऑक्सीजन यहाँ डिसोसिएट नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की तरफ एफिनिटी नहीं गिरेगी। क्योंकि वो कब गिरती है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये टेम्परेचर कम कर दिया ना आपने, एफिनिटी बढ़ा दी, तो इसलिए आप मरोगे, आपका हाथ मरेगा, मतलब ये। तो उस बात को उन्होंने समझाया नहीं है, बस उन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि ये कर्व स्टडी करने, इन्हीं चीजों को स्टडी करने के लिए होता है कि कहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। जहाँ पे PCO2 ज्यादा होगा वहां पे डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा। अब जनरली ये तो ऑब्वियस बात है कि लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही रहता है, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आ रही है ना। तो इसलिए वहां पर हाई PO2 और लो PCO2 रहता है, और H+आयन भी कम रहते हैं वहां पे। ये बात भी सही है। लोअर टेम्परेचर इन जनरल, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इससे कम होता है। अब इनको बोलो कोई कि अगर लू भरी आग भरी कोई चीज, मतलब है ना, गर्म हवा अगर हमारे 45 डिग्री जैसलमेर में टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नहीं लिखना चाहिए था, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, पर लिख दिया मान लो, तो वहां पे क्या, यहाँ पे डिसोसिएशन होने लग जाएगा लंग्स के अंदर। क्या हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हम 37 पे हैं, रेगिस्तान में घूम रहा हूँ, बाहर हवा 50 डिग्री पे है, तो क्या मैं सांस लूंगा मेरे लंग्स में? आप समझ पा रहे हो कि मैं ऐसे ही बके जा रहा हूँ? क्योंकि जहाँ, मतलब मैं इसको एक्चुअली कर रहा हूँ, लोग इसकी लाइनें पढ़ के रट के पढ़ा देते हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ा रहे हैं, जो एनसीईआरटी खोल के ऐसे पढ़ाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप इसको समझे और साथ में ये भी याद रखें कि कॉन्सेप्ट सही क्या है और इसमें क्या चीज है जो आपको माननी है। तो ये 3 फैक्टर्स यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद आते हैं द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये बात सही है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, तो लंग्स में लो टेम्परेचर जनरली होता है, क्योंकि जनरली जो एटमॉस्फेरिक जो एयर हमारे अंदर जाती है उसका टेम्परेचर जनरली हमारे टेम्परेचर के आसपास हो जाता है। थोड़ा सा ह्यूमिडिफिकेशन और कंडक्शन जोन है, वो गर्म को ठंडा और ठंडे को गर्म करता है ताकि वो बॉडी टेम्परेचर में पहुंच जाए, बस। लोअर या हायर कहना ठीक नहीं है। फिर ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी। ये बात सही है कि लंग्स में मोस्टली जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के फेवरेबल में होते हैं, इसलिए लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन टिश्यू में क्या होता है, वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और वहां पे CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पे CO2 का लेवल ज्यादा होगा, और साथ ही में H+आयन का भी लेवल ज्यादा होता है। और टिश्यू अगर काम कर रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वहां हो रहे हैं, तो वहां पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं ना उस टिश्यू में। तो इस वजह से यहाँ पे सारी कंडीशंस जो है वो डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल है ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से। इसलिए टिश्यू लेवल पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। तो इससे में सिद्ध हुआ कि ऑक्सीजन लंग्स सरफेस पे तो आके हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, लेकिन टिश्यू लेवल पे जाके टूट जाती है। और 100 ml ब्लड इस तरह से करीब 5 ml ऑक्सीजन को नॉर्मल कंडीशंस में डिलीवर करता है। बस इन्होंने ये लिख दिया है, इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा और खत्म कर दिया है। और आप नीट 2013 का क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें इन्होंने आगे की बात पूछी है जो इन्होंने एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, कि अगर 20 ml लेके आता है तो 5 ही ml क्यों देता है। इन्होंने तो कह दिया 5 ml डिलीवर करता है, बताया ही नहीं कि लेकर कितना आता है। बताओ कितना लेकर आता है? 20। और देता नॉर्मली कितना देता है? 5, लेकिन 10 या 15 भी दे सकता है, इसलिए वो रिजर्व के तौर पे ज्यादा लेके आता है। इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है रिजर्व के तौर पे, ताकि क्वेश्चन हमेशा इसी की लाइनों से के बाहर इधर उधर से आए तो वो हम छोड़ के ना आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये 20 से 25% हुआ, लेकिन इसके अलावा दो और तरीके थे। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ज्यादा बाइंड कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट हीमोग्लोबिन अवेलेबल हो। PO2 is the major factor that could affect this binding। जब PCO2 हाई होता है और PO2 लो होता है, जैसा कि कहाँ होता है, टिश्यूज में, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ सकती है। लेकिन जब PCO2 कम होता है और PO2 ज्यादा होता है, जैसा कि कहाँ होता है, लंग्स में, तो वहां पर फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन ही होता है ज्यादा। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से बाउंड है वो टिश्यू पर डिलीवर हो जाती है। सॉरी, टिश्यू से आई है, फ्रॉम द टिश्यू आई है, वो एल्वेलाई पे डिलीवर हो जाती है। आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम।
अब इनको ये पूरे देखिए, ये एंजाइम मैंने आपको बोला था प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। इसलिए जो रिएक्शन नीचे लिखी है वो मेनली कहाँ चलती है, आरबीसी में, और प्लाज्मा में नहीं चलती है। प्लाज्मा में वो डिजॉल्व ही रहता है बस 7%। ये हाई का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेस। क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, इसमें जिंक है, ठीक है। और माइन्यूट क्वांटिटीज उसका प्लाज्मा भी है। ये एंजाइम इस रिएक्शन को चलाता है। CO2 प्लस H2O, H2CO3 बनता है, H2CO3 होता है SO3 माइनस और H प्लस में। इसकी वजह से 70% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होती है। दो तरह के बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। मेजर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने रिएक्शंस में लिखा था, और माइनर होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो दो तरह से बाइकार्बोनेट आयन, सिर्फ बाइकार्बोनेट नहीं घूम रहा है वहां पे, या तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है या पोटेशियम, आपसे तो अकेला बाइकार्बोनेट एनायन घूम रहा है वहाँ, ऐसा नहीं है। चलिए, फिर टिश्यू साइट पे क्या होता है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, बिल्कुल सही लिखा है, ड्यू टू इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, और टेम्परेचर भी जनरली इसलिए ज्यादा होता है। और ब्रेकअप हो रही ना वहाँ चीजें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CO2 डिफ्यूज करती है इनटू द ब्लड। ब्लड मतलब आरबीसी एंड प्लाज्मा दोनों में, और बाइकार्बोनेट आयंस बनाती है और H प्लस आयंस बनाती है। एल्वियुलर साइट पे जहाँ PCO2 कम है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2। तो CO2 रिलीज हो जाती है टूटने के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाइकार्बोनेट की तरह ट्रैप है टिश्यू लेवल पे, और ट्रांसपोर्ट होती है एल्विलाई पे, वहां जाके एल्विलाई से बाहर रिलीज हो जाती है। इस तरह से 100 ml ऑफ ब्लड 4.2 की जगह 4 लिख दिया है, 4 ml CO2 एल्विलाई को डिलीवर करता है। कब, नॉर्मली। लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो ज्यादा करेगा, है ना। जैसे O2 भी तो नॉर्मली ज्यादा करता है। तो नॉर्मल जो RQ है 0.8 हो गया ना, 0.84 बताया था मैंने, CO2 आउटपुट अपॉन O2 इनपुट, 4/5। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट करने की, यानी घटाने बढ़ाने की ब्रीदिंग को बॉडी की डिमांड के हिसाब से। ये नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। और इसमें एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो प्राइमरली ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एक और सेंटर प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, कहाँ, पॉन्स में, और उसको कहा जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मैं इसे साथ में हाईलाइट करते हुए नहीं चल सकता क्या इसको, ये बच्चे बेचारे देख रहे हो, वो भी ढूंढ रहे हैं यहाँ, तो मैं उसकी, वो ज्यादा अच्छा कहाँ, इससे नहीं होगा। बढ़िया, क्या करना है, काम चलाना है। चलो, इससे हो रहा है ना, इससे करें। कुछ नहीं हुआ उससे, बेवकूफ। अब हो रहा है, अभी दिख रहा है ना, इतना हाईलाइट करती। तो हम बात कर रहे थे कि एक और सेंटर है पॉन्स रीजन में, जिसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये मॉडरेट कर सकता है फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, यानी बड़ा घटा सकता है। कैसे, इस सेंटर से जो सिग्नल्स आते हैं, दे कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। मतलब ये स्विच ऑफ कर रहा है ना, तो ये इट विल रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, अगर ये जल्दी जल्दी सिग्नल्स आएंगे, देयर बाय अल्टरिंग द रेस्पिरेटरी रेट। इसके अलावा एक कीमो सेंसिटिव एरिया और होता है adjacent to the rhythm center which is highly sensitive for CO2 and H plus ions। अब इन्होंने ये क्यों लिखा है यहाँ पर, ये असल में है ना, मैं बता देता हूँ। इन्होंने न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में बात करी और बगल में लिख दिया कि एक कीमो सेंसिटिव एरिया और होता है, जबकि बाद ये है ना एपनियोस्टिक सेंटर कहलाता है। इसका नाम इन्होंने नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, मुझे तो पता है, मैं बता रहा हूँ, वरना बस कीमो सेंसिटिव एरिया बस होता है। लेकिन अब आ जाए बाई चांस क्वेश्चन एपनिस्टिक सेंटर कहाँ होता है, तो आंसर है पोन्स में होता है। अब जिसको पता है उसको पता है, नहीं पता है, आप किसी भी स्टैंडर्ड गाइड बुक को देखोगे, उनमें सब में लिखा होता है कि एक तो पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और एक और सेंटर होता है जिसका नाम होता है, सुना है कभी आपने, कितने लोगों ने सुना था, हर किताब में लिखा देखा होगा आपने, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। पर इतना जरूर है कि एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, तो उसका नाम यही नोट कर लेना आप, एपनियोस्टिक सेंटर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी सेंटर, ये भी उसी CO2 और H प्लस के सेंसिटिव। खास बात देखो आप, सारी चीजें CO2 और H प्लस के लिए सेंसिटिव हैं, इनमें से एक भी चीज ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं है। इसके बाद ये सब्सटेंस जो है ना, वो एक्टिवेट कर सकते हैं सेंटर को, जिसकी वजह से यहाँ से रिदम सेंटर के सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे कि CO2 और H प्लस अगर ज्यादा हो रहा है ब्लड में, तो दीज सब्सटेंसेस कैन बी देन एलिमिनेटेड। अच्छा, रिसेप्टर्स
इसके अलावा अगली लाइन में केमिकल रेगुलेशन दिया हुआ है इन्होंने फुल स्टॉप के बाद, ये अलग चीज है, ये सीएनएस के बाहर है, समझ में आ रहा है, वहां नहीं है। तो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये हमने पढ़ा था, कैरोटिड लेब्रिंथ और आयोटिक बॉडीज, ये भी CO2 रेस्पिरेटर्स को पहचान सकती हैं और दे कैन सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शंस। रेमेडियल एक्शन मतलब समझे आप, इन्होंने लिख के खत्म कर दिया है रेमेडियल एक्शन, और आगे लिख दिया है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। एनसीईआरटी पढ़ो, रेमेडियल एक्शन खत्म। मुझे लगे थे 15 मिनट समझाने में कि रेमेडियल एक्शन क्या होता है। मैंने बताया था कि अगर आप आत्महत्या करना चाहो या आप ड्रग्स ले रहे हो तो आप मर क्यों नहीं जाते हो, थोड़ी से नशा करने पे, याद आया नहीं याद आया? वो रेमेडियल एक्शन है कि अगर आपका सीएनएस डिप्रेस, थोड़ी सी शराब पिए मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि जब हमारा ब्रीदिंग सेंटर डिप्रेस हो रहा है तो ये सब जगाता रहता है, याद आया? वो समझाना इससे जरूरी था क्योंकि इन्होंने एक लाइन लिख के छोड़ दी रेमेडियल एक्शन, और उसको हमें 20 मिनट लगे थे, जितने बच्चे क्लास में उनको पता होगा कि मैंने समझाया था क्या क्या रेमेडियल एक्शन होते हैं। इसके तो बात खत्म हो गई, यहाँ पे एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। इसमें आगे की चीजें डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नीचे कैसे जाएगा, पेन हटाना पड़ेगा, और कोई तरीका या? अच्छा, इसके बाद अस्थमा, एक सेंटेंस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग साउंड, जो अपन ने बनाया था, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। एक्चुअली व्हीजिंग क्यों आता है, क्योंकि नैरोइंग हो जाती है, ब्रोंको स्पाज्म, आपको स्पाज्म, ये क्वेश्चन आएगा इसी लैंग्वेज में, स्पाज्म जो ब्रोंकाई की वॉल होती है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे ब्रोंको स्पाज्म कहते हैं, दैट प्रोड्यूसेस व्हीजिंग, सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं। फिर दूसरा है एम्फाइसीमा, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्विलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस इंक्रीज हो जाती है। मेन कॉज इसका क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। क्वेश्चन आएगा इसके ट्रीटमेंट पे, जो एनसीईआरटी में है पर यहाँ नहीं है, वो बायोटेक में है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में इन्होंने बस स्टोन ग्राइंडिंग के बारे में लिखा है कि वो डस्ट अंदर प्रोड्यूस होती है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इसके साथ कोप अप नहीं कर पाता, लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस मतलब लंग्स की नॉर्मल टिश्यूज रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू, जिसकी वजह से लंग डैमेज हो जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए। ये सिर्फ यही नहीं होती है, और भी जगह होती है, 3-4 मैंने एग्जाम्पल बताया था, कपास की मिल में, कोयले में, कहीं भी हो सकती है। खत्म हो गया। अब बताओ, समरी की भी समरी है यहाँ, इसको कौन पढ़ेगा यार, ये अपने आप पढ़ लेना। एनसी एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, आप पढ़ के, आप तो पढ़ ली होगी ना एनसीईआरटी आप? मेरे को लगता है इसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एक एमसीक्यू दिख रहा है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी एग्जाम्पलर के करना आप अपने आप। इसमें क्या बताऊं मैं, समझ ही गए आप, है ना? चलो, हो गया, खत्म हो गया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, इसका sigmoid, can you suggest any reason for his sigmoidal pattern? They have not given any reason. Have they given any reason in the theory? Then why the hell are they asking this question here? And you know why they are asking? Because this was supposed to be a guidebook for the teachers to explain the students that why is it sigmoid, but every unemployed person in the country has become a teacher and is just teaching the lines. They are not explaining all these things. So there has to be a regulative law in the country to grill these people behind the bars. Anyways, coming back to the, yes, they are fooling you, they are fooling your time, they are taking away। और क्या कर रहे हैं वो, आपका टाइम लूट रहे हैं वो, वॉच मिनट्स के चक्कर में। ये बहुत सारे हैं, अब इनको आप करोगे तो हो जाएंगे, आपसे नहीं होगा कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लेना, मैंने जो पढ़ाया है उससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने कि क्यों सिग्मोइड पैटर्न होता है, पढ़ा है ना? खत्म हो गई एनसीईआरटी। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेट। भाई ठीक है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बच्चों के करियर से खेलोगे। जैसे क्वैक्स होते हैं ना, डॉक्टर बन जाते हैं, आओ मैं इलाज करूंगा, मार देते पेशेंट, वैसे ये तुम्हारा करियर मार देंगे अगर तुम सही नहीं पढ़ोगे। तुम मेहनत करते हो लेकिन डायरेक्शन ही गलत है, मैग्नीट्यूड कितना भी लगाओगे मंजिल पे नहीं पहुंचोगे भैया, डायरेक्शन सही रखोगे तो ही फोर्स काम आएगी, आपकी फोर्स। तो टीचर ने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया आपका, तो कितनी फोर्स लगा लो आप, कोई फायदा नहीं होगा। चलो 2 लाख बच्चे हैं कोटा में, 1,50,000 कोटा में, नीट नीट के होंगे 1 लाख, 1 लाख होते हैं। सुनो, 1 लाख होते हैं हर साल नीट के। कितने को गवर्नमेंट गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर रहे हैं ना, कितनों को मिल जाएगी? हाँ, 30,000 को, सब कोटा से सेलेक्ट होने वाले हैं मतलब। तो सोच लो, 10 में से एक मैक्सिमम,
तो आप जो है 10 बैठे हो, कोई एक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई को ज्यादा करोगे तो फायदा रहेगा। क्यों रहेगा? बहुत छोटी सी बात है, 1 मिनट लूंगा फिर अगला टॉपिक लेते हैं। एक बार दो दोस्त जंगल में जा रहे थे, अचानक सामने से एक शेर आ गया। जंगल में दोनों भटक रहे थे अपने ऐसी कैंपिंग करने, सामने से एक शेर आ गया और दोनों घबरा गए। तो एक ने बोला अब तो मौत है, कहीं कुछ नहीं हो सकता, मरना ही। तो उसमें से एक ने बैग निकाला और अपने जूतों के लेस वेस टाइट करने लगा और जूते टाइट करके है ना जॉगिंग करने लगा। तो बोला तू क्या कर रहा है? शेर को थोड़ी अपन भाग मतलब पछाड़ पाएंगे, वो तो निकल ही जाएगा आगे हमसे और हमको पकड़ के मार ही देगा। बोला तू क्यों क्यों तू अब भागने की कोशिश कर रहा है, अब तो मर गए। तो दूसरा बोला देख शेर को तो मैं नहीं हरा सकता, भागने में हाँ नहीं हरा सकता, लेकिन तुझे मैं हरा सकता हूँ। और शेर दोनों में से एक को ही खाएगा, जो पीछे रह जाएगा उसे खाएगा, जो आगे निकल जाएगा उसे नहीं खाएगा। ठीक है? तो याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है। अगर दूसरा आपसे आगे निकल गया तो आप पीछे रह जाओगे। आप सिर्फ एक उस पर चल रहे हो कि मुझे इतना ही पढ़ना है, बाकी टाइम फेसबुक व्हाट्सएप चलाना है और भी 10 काम करने, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि दूसरा वाला ये नहीं कर रहा है, वो पहले सेलेक्ट होगा। चलो भाई, ये ये वाला ना, यही है। आ जाओ। चलिए, तो आज हमारा नया टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ मैं जहां से शुरू करूंगा हो सकता है कुछ बातें एडिशनल हो, पर वो वहीं से शुरू करनी है। तो क्या क्या बॉडी फ्लूइड्स है अपने अंदर और कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखो भाई, दो तरह के बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में होते हैं। एक तो जो सेल के अंदर है उनको क्या बोला जाएगा? इंट्रा सेल्यूलर। और दूसरा बताओ, जो सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब सेल के अंदर तो प्रोटोप्लाज्म है, आपको पता ही है, जो दो तरह का होता है, साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म, डिपेंडिंग ऑन कि वो न्यूक्लियस के बाहर है या न्यूक्लियस के अंदर है। इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो ये तो प्रोटोप्लाज्म हो गया आपका, एक कैरियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। हाँ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है? अब आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के बारे में, यानी ये वो फ्लूइड्स हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं। तो बॉडी के बाहर कहाँ है? क्या वो सेल्स के बीच में है ना? बॉडी के बाहर कहाँ है? क्या किसी वेसल में है? तो अगर वेसल में है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रावैस्कुलर। और अगर वेसल के बाहर है तो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा वैस्कुलर। अगर वेसल के अंदर है तो भाई दो तरह की वेसल होती है हमारे अंदर, एक होती है ब्लड वेसल और एक होती है लिम्फेटिक। तो या तो वो फ्लूइड ब्लड है या फिर वो फ्लूइड लिम्फ है। और अगर वेसल के बाहर है तो कहाँ है? क्या दो सेल्स के बीच में है? तो अगर वो दो सेल्स के बीच में है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटरस्टिशियल, या कॉमन नेम टिश्यू फ्लूइड। याद रखना इसका नाम क्या होगा? इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड। और अगर वो सेल के बीच में भी नहीं है और वेसल में भी नहीं है तो वो कहाँ है पता है? बोलो कहाँ है? वो कैविटीज के अंदर है, तो वो सीलोमिक फ्लूइड है। या फिर वो आपके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर है, तो उसका एक एक्सेप्शन हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर अलग तरह का। तो या तो वो सीलोमिक फ्लूइड है। अब सीलोमिक फ्लूइड या कैविटीज के अंदर वाले फ्लूइड के एग्जांपल्स में यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कहाँ से स्टार्ट करें? ब्रेन में होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आई में होता है एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर, प्लूरल फ्लूइड, और बोलो हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, और बोलो प्लूरल पेरिकार्डियल, और ज्वाइंट्स के अंदर पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड। खास बात क्या है, ये सारे फ्लूइड्स, सारे बॉडी फ्लूइड्स कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट करते हैं, कौन सी जर्म लेयर के सेल्स इन्हें सिक्रीट करते हैं? तो आंसर हमेशा एक ही है, और आंसर है मीजोडर्म। यहाँ तक कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रीट होता है, जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। और बोलो और कौन सा फ्लूइड है? सीएसएफ हो गया, एक्टोस्यूमर, विट्रस ह्यूमर, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। थोड़ा पेरिटोनियल फ्लूइड भी होता है, सुना है कभी आपने? ये पेरिटोनियम की लेयर्स के बीच में भी थोड़ा सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, उसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये तो हो गया बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। तो सारे के सारे बॉडी फ्लूइड जो हैं
वो एक्चुअली है तो मेसोडर्मल ही, और सभी बॉडी फ्लूइड्स का मोटे मोटे तौर पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का, इंट्रासेलुलर की बात नहीं करेंगे। एक ही काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन। एक तो ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर, और इधर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिसीव करना, और दूसरी तरफ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट रिसीव करना, और दोनों को इधर से उधर एक्सचेंज कर देना। तो यही काम है हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के। चलिए, तो लाओ मेरा मॉड्यूल दो, ज़्यादा पढ़ा दूंगा नहीं तो। अब चलो भाई, हम ना इसमें सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, सेल बायोलॉजी वाले सर ने पढ़ा दिया होगा ये। मैं आपको ब्लड से पढ़ाना शुरू करूंगा, और ये जो सारे फ्लूइड है ना, ये हम जो ऑर्गन पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ देंगे सिस्टमों में। तो ये और दोनों तो हमको पढ़ने नहीं, हमको ब्लड और लिम्फ पढ़ना है अभी। तो पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है ब्लड। लिख लिया, ये हटा दें? लिख लो लिख लो, लिख लो। देखो भाई, कुछ चीजें यहाँ ब्लड के कैरेक्टर्स के बारे में लिखी हुई हैं आपके मॉड्यूल में, पेज 87 पे। नॉट श्योर ये सारी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, पर ये आपको लिखनी है। तो मैं यहाँ लिखूँ क्या? स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी कहते हैं। लाए हो ना मॉड्यूल सब? ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपायोसिस कहते हैं। पायोसिस मतलब ही फॉर्मेशन। कलर रेड होता है ब्लड का, ठीक है। पीएच जो है स्लाइटली अल्कलाइन, यानी 7.4। आई डोंट थिंक आई हैव टू राइट दिस थिंग्स हियर, चलेगा क्या? लिखना है क्या? है ना? वेट जो होता है बॉडी वेट के कंपैरिजन में 7 से 8% होता है। बाय वॉल्यूम देखा जाए 5 लीटर्स होता है, 5 लीटर्स होता है। और इसके बाद से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ब्लड को ना एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। है तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, पर देर आर 3 रीजन जिसकी वजह से हम इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू बताया था, तो मैंने आपको बताया था एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू वो होती है जिसमें मैट्रिक्स को उसी कनेक्टिव टिश्यू के सेल सिंथेसाइज करें, ठीक है। वो यहाँ नहीं होता। यहाँ पे सेल कौन है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी। मैट्रिक्स कौन है? प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बनाते हैं। वो कहाँ बनते हैं? लिवर में। तो इसका मतलब पहला रीजन तो ये है कि ब्लड इसलिए ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। देख लेना मॉड्यूल में, अगर ये रीजन ना लिखे हो तो लिख लेना, और लिखे हो तो कोई बात नहीं। पहला रीजन तो है कि ब्लड के सेल उसकी मैट्रिक्स को सिंथेसाइज नहीं करते। दूसरा रीजन, ब्लड के सेल खुद ब्लड में आने के बाद डिवाइड नहीं करते। और तीसरा, यहाँ पर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रीजंस की वजह से हम ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोलते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जरूर एक बार यहाँ बता देता हूँ थोड़ा ठीक से। हाँ, ब्लड सेल्स डिवाइड कहाँ करते हैं? उनकी मदर सेल उनको डिवाइड कराती है कहाँ? बोन मैरो में। उसके बाद तो डिवाइड ही नहीं करते। जबकि कनेक्टिव टिश्यू में जो खुद सेल है वही तो, मदर सेल वही तो होते हैं उनके। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, वही तो बनाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स बनाते हैं ना। यहाँ पे डिवीजन हो ही नहीं रहा ब्लड में आने के बाद। ऐसे ये पॉइंट नहीं है इसके अंदर कि ब्लड सेल्स डू नॉट डिवाइड। दो ही पॉइंट दिए हैं, कोई बात नहीं। मैंने तीन तीन तेरी वाले में तीन दिए होंगे, इसलिए लाया आज। अच्छा चलो, तो आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे बात करते हैं। चलो, ये हो गया। तो भाई इसका एक सॉलिड पार्ट है और एक लिक्विड पार्ट है। जो सॉलिड पार्ट है वो क्या है? उसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो करीब करीब 45% बनाते हैं, और जो लिक्विड पार्ट है वो करीब करीब 55% बनाता है। तो पहले अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या है वो देखें, तो तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल? या एक ही बात है? कॉर्पस्कल है, सेल नहीं है, कॉर्पस। अब सेल और कॉर्पस्कल में क्या फर्क होता है वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो आरबीसी और प्लाज्मा, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनके बारे में तो और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अच्छा, इनकी काउंट वगैरह के बारे में 500 या 600:1 की रेशियो होती है।
फिर इन्होंने एक टेबल बनाई है, आएंगे इस पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले प्लाज्मा पढ़ा दूं आपको। प्लाज्मा के बारे में मॉड्यूल में शायद नहीं होगा, मैं थोड़ा सा, अच्छा है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 55% प्लाज्मा है, ठीक है। इन पे बाद में आएंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पे, पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा कितना है? 55% रफली। इस 55% को अगर हम डिवाइड करें रफली, तो इस 55% का 90% वो क्या है? वाटर। मतलब 90 से 92% चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं 90 ले रहा हूँ, और 10% क्या है? सॉलिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो 90% तो प्लाज्मा में वाटर ही होता है, इनफैक्ट 90 से ज्यादा होता है। और बाकी जो सॉलिड कंपोनेंट है वो 10% है। अब सॉलिड कंपोनेंट में भाई दो तरह की चीजें आएंगी, कौन कौन सी? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक चीजों में क्या आएगा बोलो? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, है ना। वैसे तो वाटर भी आ गया, पर हाँ उसके अलावा। तो इसमें हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऑर्गेनिक चीजों में क्या आएगा? ऑर्गेनिक चीजों में मेनली आएगा प्रोटीन और न्यूट्रिशन। अबे तुम्हारा न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? एलिमेंट्री के नाम से डाइजेस्टिव पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? और वेस्ट। तीन तो है ही कम से कम, सिर्फ प्रोटीन ही थोड़े ना है। हाँ, लेकिन प्रोटीन इसका 10% का, हाँ 8% तक मान लो आप। जैसे इनऑर्गेनिक जो है, ये कितना 2% है, कितना दिया है? दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। इसको हम ना 10% का 2% इधर मान लेते हैं, इनऑर्गेनिक। और 8% क्या मान लिया हमने? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आ रहा है? ये जो चीजें मैंने बताई है ना, हाँ, तो 2% इनऑर्गेनिक और करीब 8% ऑर्गेनिक। अब 8% ऑर्गेनिक में तीन चीजें हैं, कम से कम तीन चीजें। एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, उसके अलावा न्यूट्रिशन और वेस्ट। डिजॉल्व गैसेस वगैरह का कोई वेट वेट हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो चलो प्रोटीन पे बात करते हैं। न्यूट्रिशन और वेस्ट तो आपको पता ही है। प्रोटीन इस 8% में से कम 6% होगा। अभी जो 6% होगा ना प्रोटीन, इसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ये प्रोटीन भी चार तरह के होंगे जो 6% में आ रहे हैं। पहला है एल्ब्यूमिन, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूं, आप समझ जाना। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन हमेशा 2:1 के रेशो में मिलेंगे। अगर ये रेशो डिस्टर्ब्ड है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। 2:1 की रेशो में मिलेंगे। कितना? तो परसेंटेज अगर अपन इसको देख लें यहाँ पे, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का। एल्बुमिन का काम क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। 6% है ना जैसे, तो अपन एक काम करते हैं, 5% में इसको कर लेते हैं। रेशो रेशो लिख लो आप, परसेंट 2:1। 2:1 का मतलब समझे? अगर ये 4 है तो ये 2 है, ये 5 लिया तो ये 2.5 लिया। सब किताबों में अलग अलग दिया है। इसको 4, इसको 2, या इसको 5, है ना, इस तरह से ले लो। तो एक काम, इसको थोड़ा सा मैं और रेशनल बना देता हूँ। प्रोटीन अपन 7% कर दे तो चलेगा, क्योंकि ये रेशोस फिक्स नहीं होती हैं और ये किसी बुक में स्पेसिफिकली दी भी नहीं है। ये तो जैसे इसको अपन ने 4% और 2% कर लिया, सपोज इसको अपन ने 4% किया, तो इसको अपन ने 2% कर लिया, तो हो गया 2:1 का रेशो। तो ओवरऑल अपन ने यहाँ पे 6% ये हो गया। आप इसको 7 मान लो, 7% प्रोटीन और 1% में ये दोनों आ जाएंगे। तो अभी दो और हैं, दो और भी प्रोटीन है इसके अलावा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन को मैं पी और एफ से लिख दूं, आप समझ जाना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दोनों किसके लिए जरूरी होते हैं? ये जरूरी होता है क्लॉटिंग के लिए। और अगर इसको 4 और इसको 2% लिया है तो ये होगा 0.3, और ये भी होगा 0.3 रफली। ठीक है, तो इतने होते हैं प्रोटीन। इसमें से ये जो इम्यून ग्लोबुलिन है ना, ये वाला प्रोटीन ग्लोबुलिन, this is the only protein which is
सिंथेसाइज बाय द सेल्स ऑफ द ब्लड। इसके अलावा बाकी सब कहाँ बन रहे हैं? एल्बुमिन कहाँ बन रहा है? लिवर में। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बन रहा है? लिवर में। फाइब्रिनोजिन कहाँ बन रहा है? लिवर में। तो लिखू के नीचे बाय लिवर, सॉरी ये बाय एल, एल मतलब लिवर, ये बाय डब्ल्यूबीसी। नहीं नहीं, देखो क्या होता है, जो गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं ना अपन एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, सिक्रेटेड नहीं, ये मोनोमरिक फॉर्म में लिवर में से अमीनो एसिड आ रहे हैं, और लेकिन इन जो एंटीबॉडीज बनती है वो लिम्फोइड ऑर्गन में बनती है। लिम्फोइड ऑर्गन में इनको कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सुना होगा आपने, एक तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं जो ब्लड में भी मिलते हैं और लिम्फोइड टिश्यू में मिलते हैं। वो इनको बनाते हैं जब वो प्लाज्मा सेलों में बदल जाते हैं। तो बेसिकली लिवर में तो इनका रॉ मटेरियल होता है, जो भी अमीनो एसिड या जो इनकी चेन्स है, उन चेन्स का जुड़ना, और अलग अलग चेन्स लिवर में बन सकती है, लेकिन वो चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ के जब एक एंटीबॉडी के रूप में तैयार होती है, वो काम लिम्फोसाइट्स को ही मिलेगा। तो बाय लिवर इसमें से चाहो तो काट ही दो आप, या चलने भी दो। तो ये हमने देखा, एक इसको छोड़ दिया जाए तो ये सब तो सारी के सारे लिवर में ही बनते हैं। एग्जाम में आएगा तो ये लगाना, ये वाला से ब्लड बनाता है, बाकी ब्लड कोई नहीं बनाता। इनफैक्ट ये ऐसे कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि तुम्हारे पूरे शरीर में जितने भी प्रोटीन बनते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन सब लिवर में बनते हैं, एक्सेप्ट फॉर ग्लोबुलिन्स, जो लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फोइड सेल्स या डब्ल्यूबीसी भी बनाते हैं। चलो, तो ये सब हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स में मिनरल्स अपन ने ऊपर लिख लिए थे, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम आते हैं, ये भी लिख दिया। बाकी ग्लोबुलिन अलग अलग तरह के होते हैं, गेम्ड, जी ए एम ई डी, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई और आई जी डी। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स की। ये लो भाई। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये 5 ले लो, ये 2.5 ले लो, तो इनको 0.5 मैंने इसको रफली लिया है, अप्रोक्सीमेटली, है ना, इस रेशो में। मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा सबसे पहले क्या है, आरबीसी है ना, तो चलो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, वो मैं बोल देता हूँ, फिर मैं काम की बात पढ़ाऊंगा। इनकी काउंट वगैरह आपको याद रखनी है, देखो इसी में अंडरलाइन कर लो। सबसे एबंडेंट सेल्स कौन से होते हैं ब्लड के अंदर? आरबीसी, क्योंकि इनकी काउंट सबसे ज्यादा है। इसके बाद इन्होंने इनकी काउंट दी हुई है, देखो, मेल के अंदर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और फीमेल के अंदर 5 नहीं, एक ही दी है, चलो साढ़े, दोनों के अंदर 5 से 5.5, है ना, सेम ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या लिखी कि आरबीसी बाइकनकेव होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और आरबीसी जो होते हैं वो उनका बाइकनकेव शेप दरअसल उनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, और एक्सेप्शन इन्होंने कैमल और लामा के बारे में लिखा है। तो ये जो बातें यहाँ लिखी हैं, इनको मैं एक बार समझा देता हूँ। और एक चीज देखो अगले क्या लिखी है उसमें, कैमल लामा के नीचे देखो क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी की होती है ना, उसे डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे एक फिनोमेना होता है डोनन्स फिनोमेना, सुना है आपने? डोनन्स फिनोमेना क्या होता है, जो आप देखते हो ना, क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, क्लोराइड अंदर बाहर हो रहा है, बाइकार्बोनेट अंदर बाहर हो रहा है, बाकी तो किसी को अंदर बाहर होने नहीं दिया जा रहा है, याद करो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, सोडियम को तो नहीं निकलने दे रहे हम। यही डोलेंस फिनोमेना है कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्लोराइड शिफ्ट और बाइकार्बोनेट शिफ्ट तो होते हैं, लेकिन हर चीज इधर से उधर शिफ्ट नहीं होती है। आरबीसी के अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में। आरबीसी का लाइफ स्पान करीब 20 डेज होता, 120 डेज होता है। और आरबीसी की सरफेस पर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होती है उसी हिसाब से हम ब्लड ग्रुप का नाम रख देते हैं। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी शुरू हुई है, अब हम आरबीसी पढ़ेंगे। तो भाई पहली बात तो ये जो यहाँ अपन ने पढ़ा था उसमें लिखा था आरबीसी के बारे में कि ये बाई कॉन्केव होते हैं। ठीक है, क्यों? दूसरा सवाल, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों? इनके क्यों जान लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तीसरी बात कि इनके अंदर जनरली न्यूक्लियस नहीं होता। और चौथी बात,
कि आखिर आरबीसी का फंक्शन क्या है। तो भाई बाई कॉनकेव होने का, अभी न्यूक्लियस नहीं होगा तो बाई कॉनकेव हो जाएंगे। आप सोचो ना, किसी सेल में न्यूक्लियस होगा तो दोनों तरफ से फूला हुआ होगा, और न्यूक्लियस नहीं होगा तो दोनों तरफ से पिचक जाएगा। ये तो क्लियर हुआ आपको। तो इसलिए बाई कॉनकेव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। पर बाई कॉनकेव होने का फायदा क्या है? दो अलग अलग बातें हैं। क्यों होते हैं वो बता दिया मैंने। फायदा क्या है? देखो, बाई कॉनकेव स्टेट में सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो अगर ये आरबीसी है सपोज, और ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और ऑक्सीजन को डिफ्यूज होकर अंदर आना है हीमोग्लोबिन से मिलने के लिए, ताकि वो यहाँ पे जुड़े उससे, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। मैक्सिमम सरफेस एरिया किस कंडीशन में होता है? बाई कॉनकेव कंडीशन में। तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज करके अंदर आ सके, इसके लिए ये आरबीसी जो है वो बाई कॉनकेव होते हैं। अब आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होते, इसलिए वो क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। समझ गए आप? तीसरा सवाल कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, या दूसरे सेल ऑर्गेनेली क्यों नहीं होते, ये है मेजर क्वेश्चन। समझ की बात? क्यों नहीं होते? इसका सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आरबीसी का आखिर फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? ऑप्शन ए, प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड। ऑप्शन टू, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन थ्री, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। चौथा, नन ऑफ दीज। कितने कहते हैं फर्स्ट? हाथ उठाओ, नहीं उठाएगा उसको पकड़ूंगा मैं अभी क्लास में। चार में से एक, और जिसने नल लगाया उसको तो सबसे पहले पकड़ूंगा मैं। बता फिर क्या है फंक्शन, है ना? तो हाँ, अभी पकड़ता हूँ, देखिए किसने हाथ। कितने लोग कहते हैं प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड? कितने लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? कितने कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन? कितने कहते हैं नन? अब इसमें से जो मेरे से पहले नहीं पढ़ा है उसमें से कौन कह रहा है नन? जो मेरे से पहले नहीं पढ़ा है ये टॉपिक, एक भी नहीं? नहीं पढ़े हो पर नन कह रहे हो, तो बताओ फिर क्या है फंक्शन आरबीसी का? आरबीसी का फंक्शन बताएंगे? चलो मैं बताता हूँ। रेड कलर टू ब्लड इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीसी। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फंक्शन है जो आरबीसी के अंदर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। कभी ऑक्सी आरबीसी का थोड़ी है। अरे भैया, वो कौन सा जानवर है अर्थवर्म, उसमें तो हीमोग्लोबिन बाहर भी होता है प्लाज्मा में। आरबीसी के सुना है कि नहीं सुना है? तो ये फंक्शंस हीमोग्लोबिन के हैं। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कौन होता है? हीमोग्लोबिन। तो सवाल ये पैदा होता है फिर, आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन है टू मेंटेन द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। बताता हूँ आरबीसी की जरूरत क्यों है, वो बताता हूँ आपको। जहाँ दूसरे खत्म होते हैं वहां से आपको शुरू होना है, क्योंकि वो दूसरे डॉक्टर नहीं बन पाए, वो पढ़ा रहे हैं। आपको जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। तो आरबीसी का फंक्शन सुन लो। मेंटेनेंस ऑफ कोलॉइड और बीसीओपी सुना है कभी? ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने कुछ तो पढ़ा होगा ड्रॉप ईयर में, या ड्रॉप ईयर से पहले फ्रेशर में, कि एक ना प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड में, एल्बुमिन खास तौर पे। एल्बुमिन का ही मेन फंक्शन होता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो करीब 28 mmHg होता है। सुना है आपने ऐसा कभी? किडनी वगैरह में पढ़ा होगा फिल्ट्रेशन के टाइम पे, नेफ्रॉन से, है ना? तो ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो एल्बुमिन, एल्बुमिन कितना था? 0.3%, अभी बताया था मैंने। उसका प्रेशर है 28। ठीक है? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन, आपको पता है 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? बोलो। 15 ग्राम होता है कि नहीं होता? अब मेरे को एक बात बताओ, 5000 ml होता है ना तुम्हारी बॉडी में ब्लड। तो 5000 ml अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड है तो इसमें कितना प्रोटीन है, कितना हीमोग्लोबिन है? 0.25 किलो, 750 ग्राम। इज दैट क्लियर? तुम्हारे शरीर में 750 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और 5000 ml ब्लड में से 2.5 लीटर, यानी आधा, इतना ही तो प्लाज्मा है। 2.6, 2.7, 3 लीटर से भी कम। क्लियर? 3 लीटर प्लाज्मा में अगर मैं 750 ग्राम हीमोग्लोबिन घोल दूंगा, जैसे मैंने एल्बुमिन घोला है प्लाज्मा में,
तो ब्लड इतना विस्कस हो जाएगा, जेल बन जाएगा, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 280 नहीं 2000 हो जाएगा। और ना तो किडनी में यूरिन बनेगी, ब्लड ब्लड पुश ही नहीं होगा आगे ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ब्लड की। नहीं आ रहा समझ? ब्लड की विस्कोसिटी, आप सब पानी है, पानी में मैं खूब सारा अगर कोई चीज घोलता चला जाऊं तो गाढ़ा होता जाएगा ना पानी। तो हमारे शरीर में 0.3% एल्बुमिन इतना ब्लड की विस्कोसिटी को 28 mmHg तक ले जाता है, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को। 0.3% एल्बुमिन, इतना कम है। और हीमोग्लोबिन तो भर भर के है, 750 ग्राम हीमोग्लोबिन। अगर मैं इस हीमोग्लोबिन को सीधा प्लाज्मा में तैरा दूं, बिना बिना कॉर्पस्कल के अंदर बंद किए, आरबीसी के अंदर बंद किए, तो होगा क्या कि ये हीमोग्लोबिन सीधा प्लाज्मा के ऊपर प्रेशर लगाएगा अपना। सपोज ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के अंदर ये प्लाज्मा है, और यहाँ पे देखो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ये ऐसे ही प्लाज्मा में तैर रहे हैं। जैसे कि एल्बुमिन तैर रहा है प्लाज्मा में, वैसे हीमोग्लोबिन भी अगर मैं तैरा दूं तो क्या करेगा, ये इतना कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा ब्लड के ऊपर या प्लाज्मा के ऊपर कि ब्लड की विस्कोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि हार्ट पुश ही नहीं कर पाएगा ब्लड वेसल्स में ब्लड को आगे। जेल बन जाएगा, वो जेल बन के पूरी ब्लड वेसल्स में भरा रहेगा, सर्कुलेशन रुक जाएगा। लेकिन भाई सर्कुलेशन तो करना है, क्यों, तभी तो चीजें होंगी, लेकिन करें कैसे? तो हमने क्या किया, जैसे चाउमीन का ठेला लगाते हैं, आपने फूड ट्रक का नाम सुना? जैसा अब मेरे पास है ना, मान लो मेरे को चाउमीन की एक दुकान लगानी, मेरे पास है ना जमीन खरीदने के पैसे नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पुरानी बस या ट्रक खरीदी, पुरानी बस या ट्रक, उसके अंदर से मैंने उसकी ना सारी सीटें उखाड़ दी, निकाल निकाल के, खाली खोखा रख लिया, खोखा। बस थी मेरे पास, मैंने उसके अंदर से सारी सीटें निकाल दी, बस उसमें खिड़कियां हैं बस में, और अंदर खाली जगह स्पेस, जहां मैं अपना तवा और अपने कर्मचारी मेरे खड़े होंगे और कुकिंग करेंगे। पर मैंने वो कुर्सियां सीटें सब उखाड़ के फेंक दी। क्यों? स्पेस क्रिएट करने के लिए। और फिर उस फूड ट्रक में मैं अंदर चाउमीन बनाता हूँ और खिड़की से बाहर सर्व कर देता हूँ। फूड ट्रक, और वो पहियों पर है तो इधर से उधर आ जा सकता है। इसी तरीके से जब आरबीसी बनते हैं तो उनके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनली है, उनके अंदर न्यूक्लियस भी है, लेकिन हमें इसमें हीमोग्लोबिन भी पैक करना है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये सेल ऑर्गेनली और न्यूक्लियस जगह घेर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन कैसे पैक करूंगा मैं इसमें? दूसरा, ये हीमोग्लोबिन को पैक करना बहुत जरूरी मेरे को इसलिए है कि अगर मैं इसको प्लाज्मा में सस्पेंड कर दूंगा, जैसे कि अर्थवॉर्म में होता है, अर्थवॉर्म में तो बहुत कम हीमोग्लोबिन होता है, तो उसमें इतनी विस्कोसिटी नहीं बढ़ती ब्लड की, पर हमारे अंदर हम मैमल है, हमारे अंदर 750 ग्राम है, तो हम लोग को प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि ब्लड विस्कस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसलिए इसको हमने ना, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो हमने क्या किया, जो रेड ब्लड सेल था, जब बना था तो सेल था, उसमें से हमने न्यूक्लियस भी निकाल दिया, हमने उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया भी निकाल दिए, सब निकाल के फेंक दिया, खाली क्या रख लिया, उसका खोखा। और खोखे के अंदर क्या ठूस दिया? हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन। और इस खोखे को किस में तैरा दिया? प्लाज्मा में तैरा दिया। खोखे को प्लाज्मा में तैराने से क्या फायदा होगा? अब ये हीमोग्लोबिन अपना कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगा पाएगा प्लाज्मा पे, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर बंद है, कॉर्पस्कल के अंदर। बट क्योंकि ये बाई बाई कॉनकेव खोखा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर आ जाएगी और इससे आकर जुड़ जाएगी, और ये खोखा फ्लोट करता रहेगा प्लाज्मा में, और इधर से उधर आता जाता रहेगा, ब्लड की विस्कोसिटी भी कम रहेगी। समझ में आई बात? इसलिए आरबीसी बनते हैं, और बनने के बाद हम उनके अंदर से न्यूक्लियस भी निकाल देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं, तो एक मेच्योर आरबीसी के अंदर कोई सेल ऑर्गेनली नहीं बचता, सिर्फ क्या बचता है? खोखा बचता है, और थोड़ा सा साइटोस्केलेटन बचता है उसका बाहर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, जिससे और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्पॉन्जी हो जाता है। और वो जो कैपिलरी है जिसका डायमीटर जो है 5 म्यू है, उसमें से 7.5 म्यू का आरबीसी भी स्क्वीज होकर निकल जाता है। बट ये स्क्वीजिंग की प्रॉपर्टी आरबीसी में बहुत थोड़ी होती है, ज्यादा किसमें होती है? डब्ल्यू में। और डब्ल्यू ऐसे अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पर फिलहाल अभी आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई रिपीट, व्हाई डू वी नीड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीसी? ये कॉर्पस्कल्स, तो ये ना, दे प्रिवेंट द हीमोग्लोबिन फ्रॉम एक्सर्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द प्लाज्मा, और फिर ये फ्लो, अब इसके अंदर गैस घुसेगी इधर से उधर,